नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर ऐसे स्टूडेंटों के लिए जो डीआरडीओ और इसरो की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंटों के लिए हमने न्यूमेरिकल एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। उसी का आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। यदि आप और अधिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी एबी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्रोसीजर दी है कि कैसे इसको ज्वाइन करना है, तो उस प्रोसीजर को फॉलो करके आप इसको ज्वाइन कर लें। चलते हैं आज का जो सेकंड पार्ट है न्यूमेरिकल्स का, उसमें टोटल मैं 4 न्यूमेरिकल लेकर आया हूं, मतलब टोटल 4 न्यूमेरिकल आज मैं करवाऊंगा। उसी का फर्स्ट न्यूमेरिकल समझते हैं। तो मैं जो न्यूमेरिकल पढ़ के सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने जरूर। जब भी मैं बोलता हूँ कुछ ना कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं। यहाँ लिखा है रिजर्व कार्नोट इंजन। एक रिजर्व कार्नोट इंजन है, मतलब रिवर्सिबल कार्नोट इंजन का उपयोग किया गया। इज यूज्ड फॉर हीटिंग अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग को गर्म करने के लिए। इट सप्लाई 210 इंटू 10 की पावर 3 किलो जूल पर आवर ऑफ हीट। हीट को सप्लाई किया जा रहा है इतने पावर से टू अ बिल्डिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए। द आउटसाइड एयर, और जो बाहरी एयर है उसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस। द हीट टेकन फ्रॉम द आउटसाइड विल बी नियरली। तो हीट की बात कर रहा है। अब हम जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनें। हम जो भी हम रेफ्रिजरेशन पढ़ रहे हैं उसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं रेफ्रिजरेटर के ऊपर, और हमारा हीट पंप के ऊपर, और हमारा कार्नोट इंजन के ऊपर। अब तीनों में कई बार तीनों के नाम नहीं दिए तो उसको पहचाने कैसे। तो जब भी हम रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो वहां पर किसी ना किसी बॉडी को ठंडा करने की बात की जाएगी, किसी ना किसी पदार्थ को ठंडा करने की बात की जाएगी। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं। और जब भी रेफ्रिजरेटर की बात होती है तो वहां पर क्या दिया जाता है, सीओपी की बात की जाती है, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात की जाती है, और वर्क डन की बात की जाती है। इसी तरह जब किसी हमें बिल्डिंग को गर्म करना है, किसी स्थान को गर्म करना है, या किसी पदार्थ को गर्म करना, तो वहां पर की जाती है हीट पंप की बात। किसी चीज को गर्म करना तो किसकी बात की जाएगी, हीट पंप की। ठीक है। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में तो हीट बिल्डिंग की बात कर रहा है, बिल्डिंग क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, मतलब उसको गर्म कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हीट पंप नहीं लिखा है तो आप समझ जाएंगे हीट पंप की बात की जा रही है। इसके अलावा हीट पंप का एक और निशानी है कि जो रिवर्स कार्नोट इंजन होता हुआ है, रिवर्स कार्नोट इंजन है, वह हीट पंप का काम करता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन के अंदर हीट पंप की बात हो रही है। हीट पंप के अंदर हम किसकी बात करते हैं, सीओपी की बात करते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और इसके अलावा हम किसकी, जो डिजायर्ड इफेक्ट है, क्या होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं, इसमें बोलते हैं डिजायर्ड इफेक्ट, और वर्क डन की बात करते हैं। ये कंसेप्ट है। और जब भी इफिशियंसी की बात की जाती, किसकी, इफिशियंसी की बात की जाती, तो समझ जाए वहां पर कार्नोट इंजन की बात हो रही है, इंजन की बात हो रही है। तो तीनों कंसेप्ट में आपको क्लियर हो गया होगा, पहचानना आसान हो जाएगा जो भी मैंने बताया। अब और भी एक और कंसेप्ट है जिसको भी सुनना ध्यान से। आप जब भी टेम्परेचर की बात की जाती है, तो जो मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी जो टेम्परेचर होता है, जो भी अधिकतम टेम्परेचर है, इन दोनों में जो टेम्परेचर दिए उनमें तुलना की जाए, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वहां पर जो मैक्सिमम की बात करते हैं हम हमेशा T1 लेंगे। क्या लेंगे, T1 लेंगे। और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको हम हमेशा क्या लेंगे, T2 लेंगे। इतने कंसेप्ट क्लियर है। अब आप इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, कि सॉल्व करने का तरीका मेरा वही है कि इसको सॉल्व करके बताऊंगा, आप ध्यान से देखते जाए। तो हीट पंप की यहाँ पर बात हुई, जैसे मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, तो हम एक साइकिल थ्रू क्या बता रहे हैं, हीट पंप की फॉर्मूले, तो उसको ध्यान से एक बार समझ लें। ये है हमारी हॉट बॉडी, इसको हम T1 मान लिया, और ये बीच में हमने क्या लगा दिया, एक हीट पंप लगा दिया। यहाँ पर क्या लिख देंगे, H और P। नीचे क्या है, हमारी लोअर टेम्परेचर बॉडी है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, T2। हम इस बॉडी को गर्म कर रहे हैं तो हम कहाँ ऊपर की ओर हीट सप्लाई करेंगे, और लेंगे कहाँ से, नीचे से। तो ये T2 है तो इसको हम Q2 लिखते हैं हमेशा, और ये T1 है तो इसको हम क्या लिखते हैं, Q1 लिखते हैं। इसके ऊपर वर्क डन किया जाता है। तो ये होगा इसके कंसेप्ट। अब ये हीट सप्लाई हो रही है बिल्डिंग को, तो ये जो हमारी वैल्यू दी है ऊपर, जो कितनी दी है, 210 इंटू 10 की पावर 3, और दीजिए किलो जूल पर आवर्स। अब पर आवर्स दिए बस चेंज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में किलो जूल पर आवर्स दिया है तो इसको हमें चेंज नहीं करना है। वर्क डन यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। Q2 हमें निकालना है, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया, देखो ये लिखा हीट टेकन फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से हम कौन सी हीट ले रहे हैं, ये Q2 के रूप में ले रहे हैं। T1 दिया, याद रखें T1 हमेशा T1 T2 केल्विन में लेते हैं। तो T1 हमने क्या माना, जो अधिकतम टेम्परेचर होगा, तो 20 प्लस 273 कर देंगे, तो जो इसकी आएगी 273 प्लस कितनी वैल्यू हो जाएगी, इक्वल टू, सॉरी, 293 केल्विन।
यहाँ पर T2 इक्वल टू कितना दिया, -5 दिया हुआ है। -5 में क्या कर देंगे हम, 273 का प्लस कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 265 केल्विन। ये तो हो गया। अब फॉर्मूले की बात करें, हमेशा इसका वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2 और टेम्परेचर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2। ये कंसेप्ट आप देख लें जिससे कि आगे इस तरह के न्यूमेरिकल आए तो आपसे बच सके। अब जो हमारा सीओपी होती है हीट पंप की, किसकी, हीट पंप की, ऐसा सीओपी लिखते हैं और आगे यहाँ एच लिख देते, एचपी लिख देते हैं, हीट पंप। इसकी जो होती है डिजायर्ड इफेक्ट, मतलब डी डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन होता है वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, जो हमारी Q1 वैल्यू दी है, क्या दी है, Q1, और जो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा W दिया हमने पहले लिख चुका हूँ, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू, अब जो सीओपी के यहाँ पर डिवाइड, अब इसको अगर टेम्परेचर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 मतलब T1 अपॉन T1 माइनस T2। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी है उसको हमें सिर्फ लिखना है, तो वर्क डन की जगह हम वर्क डन भी लिख सकते हैं, वर्क डन की वैल्यू भी लिख सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलते हैं इसको आगे, इसकी वैल्यू पुट करके देख। अब याद रखें मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाऊँ। Q1 की जो वैल्यू कितनी दी, ऊपर नीचे हमने दबा के रख दिया अभी, 210 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 210 इंटू 10 की पावर 3 माइनस Q2 इक्वल टू, T1 हमने ऊपर निकाला 293 अपॉन 293 माइनस 265। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है जैसी तैसी रख दें। अभी आप इसको क्या करें, 210 इंटू 10 की पावर 3 की जगह ऐसे ही रख दें, तो नीचे की वैल्यू भी जैसी तैसी रख दें, 210 इंटू 10 की पावर 3 माइनस Q2। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आ रही है, वह जो आ रही है लगभग 11.72। क्या आ रही है, 11.72। ऐसे हम इसको सॉल्व कर लें। अब इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो ये वैल्यू कहाँ, यहाँ पर हो जाएगी कितनी, 210 इंटू 10 की पावर 3 बटे 11.72। ये वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू ये इक्वल के उस तरफ पहुंच जाएगी, कितनी हो जाएगी, 210 इंटू 10 की पावर 3 माइनस Q2। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन आ रहा है वह आ रहा है 17918.08। आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। और ये इधर आया 210 इंटू 10 की पावर 3 माइनस Q2। अब Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू माइनस में है, ए Q2 इधर आएगा, ए इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 210 इंटू 10 की पावर 3 माइनस, याद रखें माइनस क्या हो जाएगा, 17918.08। अब इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूं Q2 इक्वल टू, जो हमारी वैल्यू आ रही है हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रही है 192.08 इंटू 10 की पावर 3 किलो जूल पर आवर। तो ये जो 192 वाला है, पहला वाला ऑप्शन देखेंगे तो राइट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में दिया कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज इज टू मेंटेन, मतलब कोल्ड स्टोरेज को मेंटेन करना, मतलब रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, एट -5 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, व्हाइल द सराउंडिंग का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों में कंपेयर करें तो हमने क्या बताया, जो अधिकतम टेम्परेचर हुआ है T1 हो जाएगा, जो मिनिमम टेम्परेचर हुआ है T2 हो जाएगा। लिखा है द हीट लीकेज फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द कोल्ड स्टोरेज इज एस्टिमेट, जो हीट लीकेज हो रही है वो लगा 29 किलोवाट। ठीक है, हीट लीकेज मतलब हम हीट लीकेज कर रहे हैं, मतलब बाहर निकालना है। हीट को बाहर निकालेंगे मतलब होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जितनी ज्यादा हीट को बाहर निकालेंगे वह उतनी ज्यादा ठंडा करता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू दी है। द एक्चुअल COP ऑफ द रेफ्रिजरेशन प्लांट यूज्ड, हाँ एक्चुअल COP की बात कर रहा है, इज 1/3 ऑफ द आइडियल प्लांट रेफ्रिजरेशन। तो आइडियल प्लांट और एक्चुअल COP दोनों में हमें कंपेयर करके लिखना पड़ेगा। 1/3 ऑफ आइडियल प्लांट की दी है। ठीक है, वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर, द पावर रिक्वायर्ड मतलब हमें पावर निकालना है, वर्क डन निकालना है। किलोवाट में यहाँ पर जो दिए ऑप्शन दिए तो 1 किलोवाट को हमें चेंज नहीं करना। चलते इसको मैं सॉल्व करके जल्दी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले T1 T2 हमें मालूम हो चाहिए,
जैसा कि T1 है ना, T1 हमने क्या बताया, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना दिया 35 डिग्री, प्लस इसमें 273 का ऑन द स्पॉट ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करेंगे। तो इसको जो मैंने ऐड किया हुआ है हो रहा 308 केल्विन। T2 मतलब मिनिमम टेम्परेचर। रेफ्रिजरेशन का हमने यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया है, सिर्फ समझाने के पर्पज से। आपको बहुत बार मैं आगे बना भी दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 5 को माइनस करेंगे तो 268 केल्विन। अब हमें रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे हैं, तो रेफ्रिजरेशन की सीओपी होती है, तो सीओपी का फॉर्मूला मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। सीओपी क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन क्या होता है, वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या मानते हैं हम, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वह क्या होता है, जो भी हमारा ऊपर का टेम्परेचर जिसको हमें मेंटेन करना है, कौन सा मेंटेन करना है, T2 मेंटेन करना है, बटे क्या हो जाएगा T1 माइनस T2। ये हमें मालूम होना चाहिए, ये कंडीशन मालूम होगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया है वह दिया है, जो सीओपी है इसकी एक्चुअल सीओपी है, वह कितना दिया, 1/3 सीओपी ऑफ आइडियल। क्या दिया, आइडियल दिया हुआ है, बस इसी कंसेप्ट को लेकर हमें चलना है। सीओपी ऑफ एक्चुअल का हमने यहाँ पर देखो फॉर्मूला रखा है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो यहाँ पर 1/3 रखना, क्योंकि सेम टेम्परेचर पर काम कर रहा है, और हमें वही जो टेम्परेचर का फॉर्मूला है वही रख देना है। क्या रख देना, T2 अपॉन T1 माइनस T2। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। अब वैल्यू पुट करना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आप जान रहे हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमने क्या बताया था कि हम ज्यादा से ज्यादा हीट निकाला है, 29 दिया है, तो 29 हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। और वर्क डन हमें निकालना है, पावर इनपुट निकालना है किलोवाट में, इसलिए पावर बोलेंगे उसको। 1/3 हो गया, और इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। T2 की वैल्यू कितनी है, 268 बटे 268 बटे कितना दिया है, 308 माइनस 268। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कहाँ, इधर की, सिर्फ ओनली इधर की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इधर की वैल्यू आ रही है, वह आ रही 2.233। मतलब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे और फिर इसमें डिवाइड कर देंगे, फिर 3 का भी डिवाइड कर देंगे, तो हमारी इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें निकालना W, तो हमें सॉरी वर्क डन निकालना, तो हमारी एक इधर पहुंच जाएगा और ये इधर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी, 29 अपॉन 2.233। इसका डिवाइड कर देंगे, तो जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है 12.98, लगभग 13 किलोवाट। 13 किलोवाट वाला डी वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। तो 1 मिनट में आपका समय लूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जो एप्लीकेशन को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या करें, जब भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अपनी भाषा सिलेक्ट करें इंग्लिश, और टेक मी टू द टेस्ट पर मतलब 3 बार स्किप करके ये वाला ऑप्शन आएगा, इस पर टिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। उसमें देखेंगे आप फेसबुक, गूगल या साइन अप करके आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद जाना इस पर, कई बार आप साइन अप करते हैं तो उसमें देखें जो हमारा ओटीपी जाती है वो किसमें जाएगी, जो हमारा जीमेल आईडी है उसके सोशल नेटवर्क, ये वाले ऑप्शन पे आएंगे। तो यहाँ पर आते हैं ऑल एग्जाम कैटेगरी क्लिक करेंगे, इस पर ऑल एग्जाम कैटेगरी क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह का जब ऑप्शन आएगा तो उसमें हमें क्या करना है, ये डीआरडीओ वाला एग्जाम, इसरो डीआरडीओ लिखा है, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, ये डीआरडीओ वाले एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो आरएसी ऑटोमोबाइल खुल जाएगा, वहां आरएसी ऑटोमोबाइल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको नीचे क्या ज्वाइन लिखा होगा, कि जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो रेड कलर में लिख के नीचे आ जाएगा, नीचे साइड में यहाँ पर उस पर टिक करते हैं तो ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लिखा टेस्ट लिखा, इस पर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ई बुक लिखा, इस ई बुक पे जाएंगे तो आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे, ई बुक पे जाके आप पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। चलते हैं उस न्यूमेरिकल की ओर जो स्टार्ट करना है। तो थर्ड न्यूमेरिकल थोड़ा सा एडवांस है, इसको ध्यान से समझें। लिखा आइस इज फॉर्म एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस को 0 डिग्री सेल्सियस हमें जमाना है। फ्रॉम अ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस, वाटर 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। टेम्परेचर ऑफ द जो ब्राइन है उसका दिया -8 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो कम टेम्परेचर हुआ है माइनस में दिया है, तो मतलब हो जाएगा T1 T2 हो जाएगा, और जो अधिकतम दिया हुआ है T2 हो जाएगा। ये हमें सॉरी अधिकतम वाला T1 और मिनिमम वाला T2, तो ये मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, वही कंसेप्ट लेकर चलना। द रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज्ड इन परफेक्ट रिवर्स कार्नोट साइकिल, परफेक्ट रिवर्स कार्नोट साइकिल हम यूज कर रहे हैं। लेटेंट हीट दिया था, थोड़ा सा लेटेंट हीट दिया आइस की 335 किलोजूल पर के।
और 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन दिया है जी, मतलब हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है CpCw उसकी दी है। और द आइस फॉर्म पर दिया पर CpW किलोवाट पर आवर विल बी नियर बाय। किलोवाट पर आवर पर दिया है तो 1 किलोवाट पर आवर्स मानते हैं, क्या मानेंगे इसको? पर जब भी पर लिखा है उसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर्स, मतलब वर्क डन या पावर दी गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे यही समझना है यहाँ पर, ठीक है। निकालना क्या है यहाँ पर, अभी हम फॉर्मूले समझेंगे, इसमें निकालना क्या है फिर बताता हूँ। तो रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो हमें टेम्परेचर की वो चेंज ही करके रख लेना हमेशा। तो हमने बताया अधिकतम टेम्परेचर T1 इक्वल टू 20 डिग्री दिया प्लस 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा 293 केल्विन। T2 मिनिमम टेम्परेचर कितना दिया -8 प्लस 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा जो भी हमने कैलकुलेट किया 265 केल्विन। रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा तो हम वो वैल्यू जो पहले रख रहा हूं उसको ध्यान से सुने। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन की बात कर रहा हूँ सीओपी की बात कर रहा है। सीओपी कितने होते हैं रेफ्रिजरेटर की, क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होता है हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर है, तो मिनिमम टेम्परेचर या हीट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हीट के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं Q2 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है, इससे कंफ्यूजन ना हो। और नीचे वर्क डन लिख देता हूँ। और इसके बराबर क्या होता है T2, जिस बॉडी को हमें मेंटेन करना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब जिस बॉडी को हमें मेंटेन करना है, और T1 माइनस T2। अब यहाँ पर क्या है हमारा ये T1 T2 दिया तो हमें ये COP तो निकाल सकते हैं। देखें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क डन, ये वर्क डन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, कितना दिया है, ये सब देख लें। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्योंकि वैल्यू जो दी उसके आधार पर हम सॉल्व करेंगे। तो 4.18 दिया है, लेटेंट हेड दी है, तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का अगर एक्चुअल फॉर्मूला देखें जब इस तरह की वैल्यू दी है तो जो निकालते हैं, ठीक है, तो वो वह निकलता है लेटेंट हीट इनटू स्मॉल m जो मास दिया रहता है प्लस CpW इंटू T1 इंटू m, ये वैल्यू रहता है। तो इसमें हम जो वैल्यू दिए उसको रख के निकाल सकते हैं। तो लेटेंट हीट दी है 335, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, इंटू m प्लस CpW दिया 4118 इंटू T1 दिए, T1 मैंने निकाला है तो कितना दिया हुआ है स्मॉल टी होता, सॉरी स्मॉल टी होता है, कैपिटल टी नहीं, स्मॉल टी कितना दिया 20 डिग्री सेल्सियस इंटू m। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर तो कितनी आ रही 418.6, ठीक है, ये आ रही है, और इंटू m, क्योंकि m की वैल्यू नहीं दी तो मतलब यहाँ पर हमें m ही निकालें, ठीक है, m निकालेंगे। ये दिया है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा किलो जूल पर केजी। तो इसको हमें निकालना है m को, यहाँ पर m लिखा है। अब यहाँ पर जो वर्क डन दिया हुआ है देख लें, जैसे मैंने बताया था क्या दिया 1 किलो वाट आवर। अब किलो जूल में निकालना तो इसको चेंज करना पड़ेगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा किलो वाट आवर, ठीक है, वाट आवर। तो आवर्स को सेकंड में किलो जूल पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो किलो जूल पर सेकंड चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 60 आवर्स को मिनट में चेंज करने की 60 का इंटू करेंगे, फिर से 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड में चेंज करने के लिए। तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1/3600, सॉरी गलत हो गया, इसको यहीं पर चेंज कर देता हूं 1 इंटू, क्योंकि यहीं पर इसको चेंज कर रहा है तो 60 हो जाएगा इंटू 60। ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये थर्ड नंबर पे आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3600 हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या देखा मैंने, इस यूनिट को कैसे परिवर्तन किया, के की जगह के हो गया, समझे। वाट क्या होता है जूल पर सेकेंड, इसको आवर्स को मैंने सेकंड में परिवर्तन कर दिया, सेकंड कट गया, क्या ये इसकी यूनिट क्या बन गई किलो जूल। समझ में आया इसको कैसे परिवर्तन किया, इसको हमने सेकंड में परिवर्तन कर लिया, जो 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई करके तो सेकंड हो गया, जबकि वाट इक्वल टू जूल पर सेकंड होता, सेकंड से सेकंड कट गया तो हमारी किलो जूल यूनिट बन गई। अब बस हमें इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। तो कैसे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमने कितना निकाला, जैसे तैसे रख दूं 418.6, जो वैल्यू मैंने निकाली उसको मैं डायरेक्ट यहां पर रख रहा हूं इंटू m वटे 3600, W की वैल्यू इक्वल टू T2 की वैल्यू कितनी दी है
265 अपॉन T1 की वैल्यू दी है 293 माइनस 265। अब इसको हमें सॉल्व करना, तो जो डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया उसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसको क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, तो जो मेरी वैल्यू आ रही है अब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो आ रही है लगभग जो भी वैल्यू आ रही है उसको मैं पहले से इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से इजी हो जाए सॉल्व। जो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 9.464। क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको इसमें डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह करेंगे 418.6 इंटू एम इसका 3600 का इधर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही 340704। अब हमें m की जो वैल्यू निकालना तो इसके बटे में कर देंगे 340704 बटे 418.6। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही है 81.4 kg। तो 81.4 kg फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है कुछ तो समझ में आया होगा आपको, जिस तरह मैंने समझाने की कोशिश की। एक और लास्ट न्यूमेरिकल है तो उसको भी समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा इजी न्यूमेरिकल है लेकिन इसमें भी कंसेप्ट आपके क्लियर चाहिए। लिखा है अ साइक्लिक हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन अ सोर्स टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस एंड अ सिंक टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। द लीस्ट रेट ऑफ हीट रिएक्शन पर किलोवाट। हीट रिएक्शन पर किलोवाट की बात कर रहा है। नेट आउटपुट ऑफ इंजन, इंजन की बात कर रहा है। जब इंजन की बात कर रहा है और टेम्परेचर दिए हैं तो याद रखें इफिशियंसी की बात होती है। अब यहाँ पर किलोवाट दिया, पर किलोवाट हीट रिएक्शन की बात हो रही है, तो मतलब जो भी हमारा कार्नोट साइकिल है वर्क डन कितने कर रहा है, पर किलोवाट। ठीक है, तो हमें हीट रिजेक्शन निकालना। क्या कह रहा है फिर समझिए, लीस्ट रेट ऑफ हीट रिएक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट इंजन, मतलब पर किलोवाट 1 किलोवाट का वर्क डन हो रहा है तो उस पर कितना हीट रिएक्शन हो रहा है वह हमें आउटपुट निकालना है। तो हमें समझ में आया, तो हीट रिएक्शन निकालना, वर्क डन दिया है 1 किलोवाट और यहाँ पर टेम्परेचर दिए, अधिकतम टेम्परेचर T1 का होगा, मिनिमम टेम्परेचर T2 का होगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको सॉल्व करके मैं समझा देता हूँ। तो जो वैल्यू है वह फिर से चेंज करके रख देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कि T1 अधिकतम कितना दिया 800 प्लस 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1073 है ना, 1073 होने चाहिए केल्विन। और T2 मिनिमम कितना दिया 30 प्लस 273 इक्वल टू कितना होगा 303 केल्विन। इंजन की बात कर रहा था, इफिशियंसी की बात कर रहा था। यहाँ पर मैं फॉर्मूला जिस तरह रखता हूँ वह मैं रख देता हूँ। इंजन की बात कर रहा है, क्या होता है इंजन का जो फॉर्मूला था वो तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। क्या होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। हीट सप्लाई इसमें क्या होता है Q1 होता है। इंजन का आपने डायग्राम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बस बता सकता हूँ, चलो बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो इस तरह का डायग्राम बनता है, यहाँ पर इंजन लगा रहता है इस तरह का। ये टेम्परेचर हमने हमेशा T2 माना है, इसको हमने T1 माना है और यहाँ से इंजन लगा हुआ है। इसके द्वारा जो भी हम वर्क डन, अब इससे यहाँ से क्या करता है हीट सप्लाई की जाती है इंजन को। कहाँ से, यहाँ से इसको हीट सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो T1 है तो हम इसको क्या मानते हैं Q1 मानते हैं। हमेशा याद रखें, कंसेप्ट एक जैसा लेके चलें, इसको हम Q2 मानते हैं। अब देखो हीट सप्लाई इंजन को कितनी की जा रही है Q1, याद रखें Q1 हीट सप्लाई की जा रही है इंजन को। अब Q2 क्या की जा रही है, रिजेक्ट की जा रही है और हमें रिजेक्शन हीट रिजेक्शन निकालना, मतलब हमें Q2 निकालना है। अभी यहाँ पर आप समझ में क्लियर आ गया होगा। तो Q1 यहाँ पर हीट सप्लाई हुई, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। इसकी जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1 और वर्क डन का यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वह भी मैं लिख देता हूँ Q1 माइनस Q2 या टेम्परेचर के फॉर्म में T1 माइनस T2। तो चलते हैं इनको फॉर्मूले को लेके। अपन वर्क डन जैसे हमने बताया पर किलोवाट दिया तो 1 दिया है। Q1 यहाँ पर वैल्यू मतलब वैल्यू नहीं दी गई है तो उसको हमें निकालना है। T1 T2 की वैल्यू दी है, T1 दी है 1073 माइनस 303 बटे T1 की कितनी दी है 1073। अब इसको इधर के वाले को हम सॉल्व करेंगे तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर है 7176। हमें Q1 निकालना है तो क्या करेंगे हम Q1 इक्वल टू जो इधर की वैल्यू है वो इधर पहुंच जाएगी जबकि इधर की वैल्यू इधर आ जाएगी। 1 बटे क्या हो जाएगा 0.7176। ये जो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 1393।
ये आ गई Q1 की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, वर्क डन की यहाँ पर वैल्यू दिया है तो हमें Q2 निकालना, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है Q1 माइनस Q2। W इक्वल टू 1 दिया है, Q1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1.393 माइनस Q2 निकालना है हमें, तो क्या करेंगे Q2 इक्वल टू Q2 अगर इधर आएगा तो इधर पहुंच जाएगा, तो 1.393 माइनस 1 इक्वल टू 0.393, तो ये हमारी किलोवाट में वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा 0.393 लगभग 4 के समथिंग हो चाहिए, लगभग अप्रोक्सीमेट 4 किलोवाट, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो चाहिए। उम्मीद है जो न्यूमेरिकल मैंने समझाया वो समझ में आए होंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है ऐसे ही सभी न्यूमेरिकल देखने के लिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।